हेलो, देखिए आज हम कंटिन्यू करेंगे। हम जो पढ़ रहे थे कारा, ठीक है। कारा का हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, जिसमें हम पूदानी वगैरह पढ़ चुके हैं। अब हमें मतलब कि न्यूक्लियूल पढ़ चुके हैं, सॉरी ग्लोब्यूल पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या देखना है? न्यूक्लियूल देखना है, ठीक है। जो कि क्या है? कारा की मादा जनन संरचना है, ठीक है। इतना हम सब जानते हैं भाई। अब देखिए, एक परिपक्व न्यूक्लियूल की पहले तो संरचना देखते हैं। क्या संरचना होगी एक परिपक्व न्यूक्लियूल की? कारा की अंडधानी अथवा न्यूक्लियूल एक स्थूलदर्शीय अंडाकार संरचना है। स्थूलदर्शीय का मतलब है कि आराम से दिखाई दे जाने वाली, ठीक है। मतलब काफी बड़ी संरचना होती है ये। यह सीमित वृद्धि की शाखाओं की पर्व संधियों पर एक सूक्ष्म व्रंत द्वारा संलग्न रहती है। मतलब जो सीमित वृद्धि की शाखाएं हैं उन पर ये क्या रहेगी? उनकी पर्व संधियों पर एक छोटे से व्रंत की द्वारा, मान लो ये व्रंत है और ये आगे ये लगी रहेगी, ठीक है। किसी भी तने पे जो उसकी पर्व संधि है, पर्व संधि पे एक छोटे से व्रंत द्वारा ये लगी रहेगी, ठीक है। समजालिक व उभयलिंगाश्रयी जातियों में यह पूधानी के ठीक ऊपर की ओर स्थित होती है। भाई कहाँ होगी? नीचे तो होगी पूधानी और ऊपर की ओर होगी क्या होगी? न्यूक्लियूल होगा या फिर अंडधानी होगी, ठीक है। अब किसमें? भाई हमने बोला उभयलिंगाश्रयी में। उभयलिंगाश्रयी में ही तो दोनों जनन संरचनाएं एक पौधे पर होंगी, और अगर एक पौधे पे है तो नीचे पूधानी और ऊपर अंडधानी, ठीक है। और अगर एक लिंगाश्रयी है तो ऑब्वियस सी बात है, एक ही संरचना होगी तो उसमें ऊपर नीचे का सिस्टम होगा ही नहीं। देखो, कारा की परिपक्व अंडधानी में केवल एक बड़ा अंडाकार या दीर्घवृत्तीय अंड होता है। भाई पुमणु मैंने आपको बार बार बता चुकी हूँ कि पुमणु जो होते हैं वो ज्यादा मात्रा में बनते हैं, ज्यादा संख्या में बनते हैं, ठीक है। जबकि जो अंडधानी में अंड बनेगा वो सिर्फ एक बनेगा, और कैसा होगा? दीर्घवृत्तीय होगा। आच्छद कोशिकाएं अंड के चारों ओर दक्षिणावर्त क्रम में 2 अथवा अधिक बार कुंडलित होती है। भाई अंड जो है उसके दक्षिणावर्त दिशा में क्या है? अच्छद कोशिकाएं 1 या 2 बार उसको घेर के रखती है या कुंडलित करके रखती है। प्रत्येक आच्छद कोशिका विभाजन द्वारा अंडधानी के शीर्ष पर एक छोटी कोशिका बनाती है। इस प्रकार अंडधानी के शीर्ष पर 5 छोटी कोशिकाएं बनती है जो एक टोपी का निर्माण करती है। भाई ये जो आच्छद कोशिका है ये क्या करेगी? विभाजन करेगी, और क्या करेगी? इसके शीर्ष पे एक कोशिका बनाएगी। वो एक कोशिका से फिर 5 कोशिकाएं बन जाएगी, जो क्या करेगी? एक टोपी का निर्माण कर देगी। इसे हम क्या कहेंगे? कोरोना, ठीक है। अंड के जीव द्रव्य में भोज्य पदार्थ तेल बिंदुओं तथा स्टार्च के कणों के रूप में होते हैं। भाई अंड जो है ऑब्वियस बात है कि उसमें क्या होंगे? फूड मटेरियल भी संचित किया जाएगा, ताकि आगे भाई क्या है कि भ्रूण को भी तो पोषण चाहिए होगा। तो इसके लिए अंड काफी बड़े आकार का होता है और उसमें क्या होता है? फूड मटेरियल मतलब संचित करके रखा जाता है। तो किस रूप में होगा? तेल बिंदुओं तथा स्टार्च के कणों के रूप में होगा। अंड के शिखाग्र पर एक काचाभ क्षेत्र होता है जिसे ग्राही बिंदु कहते हैं। अंड का शिखाग्र मतलब अंडे का जो ऊपर का हिस्सा है उस पर काचाभ क्षेत्र होगा, जिसे क्या कहेंगे? हम ग्राही बिंदु कहेंगे। आगे देखिए, अंडधानी में आवरण की उपस्थिति इस शैवाल का एक प्रगत लाक्षणिक गुण है। भाई क्या है कि शैवालों में जो सबसे ज्यादा जटिल प्रकार के जननांग पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? कारा में पाए जाते हैं। तो उसमें क्या जटिलता है कि भाई इसके ऊपर है ना एक आवरण पाया जा रहा है, और ये जो आवरण है वो शैवाल के आगे कौन आते हैं? ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स में भी पाया जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये कारा वाला जो कारा का जो ये आवरण का उपस्थित होना है ये ब्रायोफाइट से ज्यादा समानता दिखा रहा है। मतलब कि ये शैवालों में सबसे ज्यादा एडवांस है या प्रगत लक्षण है एक, ठीक है।
अब देखो अंडधानी का विकास कैसे होगा। नंबर 2 देखते हैं हम, बी या 2, अंडधानी का विकास। अंडधानी का पुंधानी पूंधानी के आधार पर स्थित आधारी पर्वसंधि कोशिका से होता है। आधारी पर्वसंधि कोशिका, पर्वसंधि जो होती है ना, इसकी नोड जो होता है, उसी में से किसी कोशिका से इसका विकास होगा। अंडधानी प्रारंभिक 3 कोशिकाओं का एक सूक्ष्म तंतु बनाती है। जो वह कोशिका जो अंडधानी बना रही है उसको क्या बोल देंगे, अंडधानी प्रारंभिक। वो 3 कोशिकाओं का एक छोटा तंतु बनाती है, सूक्ष्म तंतु बनाती है। इस तंतु की शिखाग्र कोशिका अंडधानी मात्र कोशिका होती है। इस तंतु की जो सबसे ऊपर वाली शिखा, मतलब कि क्या बोले हम, अग्र वाली, शिखाग्र मतलब कि सबसे ऊपर वाली कोशिका है, वो क्या है, अंडधानी मात्र कोशिका। जबकि मध्य कोशिका अच्छद कोशिका तथा प्रारंभिक कोशिका बनाती है, मतलब कि अच्छद प्रारंभिक कोशिका बनाती है। ठीक है, अब देखो, आधारीय कोशिका दीर्घित होकर अंडधानी व्रंथ का निर्माण करती है। इसमें क्या हुआ, 3 कोशिकाएं हमारे पास आई हैं। ठीक है, अब उस 3 में से क्या होगा, इसकी जो बेस की सबसे नीचे की कोशिका है वो तो क्या कर देगी, दीर्घित होकर अंडधानी का व्रंत बना देगी, मतलब कि जिसके सहारे वो उस तने पर लगी रहेगी या चिपकी रहेगी। और बीच की जो कोशिका है वो क्या बनाएगी, आच्छद प्रारंभिक कोशिका। और जो सबसे ऊपर वाली कोशिका है वो अंडधानी मात्र कोशिका के रूप में काम करने लगेगी। अंडधानी मात्र कोशिका की लंबाई में वृद्धि होती है। इसके विभाजन से व्रंत कोशिका तथा अंडधानी बनती है। भाई अंडधानी मात्र कोशिका है, उसकी लंबाई में क्या हुई, वृद्धि, और इससे क्या बनेगी, व्रंत कोशिका और अंडधानी बनती है। ठीक है, अंडधानी के आकार में पर्याप्त वृद्धि के बाद इसका जीव द्रव्य एक केंद्र की अंड में रूपांतरित हो जाता है। अंडधानी क्या करेगी, अपने आकार में पूरा मतलब वृद्धि कर लेगी जितना उसको करना है। उसके बाद में उसका जो कंप्लीट उसके अंदर जो भरा हुआ है जीव द्रव्य, वो एक केंद्र के अंड के रूप में रूपांतरित हो जाएगा। ठीक है, अंड के विकास के साथ साथ आच्छद प्रारंभिक में विभाजन होते हैं, जिससे कोरोना और नली कोशिकाएं बनती है। भाई अंड के विकास, यहाँ अंदर तो अंड का विकास हो रहा है, और इसके बाद साथ साथ आच्छद प्रारंभिक कोशिका जो थी उससे हमें क्या, कोरोना और नली कोशिकाएं मिल जाएंगी। आगे देखो, इस चित्र में आप देख सकते हो, ये देखो, ये टोपी जैसी संरचना बनाई हुई है, ये तो है कोरोना। ठीक है, नली कोशिकाएं ये इसको पूरे को घेरे हुए हैं, देखो ये ट्यूब सेल्स, ये एग है, ये पूरा एग है। ठीक है, दीर्घवृत्तीय बताया है ना, तो ये कैसा है, दीर्घवृत्तीय। ठीक है, और ये इसके अंदर का केंद्रक है। अब देखिए निषेचन। भाई निषेचन क्या होगा, कैसे होगा भाई, देखो अंडधानी के परिपक्व होने पर नली कोशिकाएं कोरोना के नीचे एक दूसरे से अलग हो जाती है। ये जो नली कोशिकाएं हैं ये कोरोना से क्या हो गई, अलग हो गई है। अंडधानी के चारों ओर 5 लंबी दरारें बन जाती है। अंडधानी है, इसके चारों ओर क्या बन जाएगी, 5 दरारें बन जाएंगी। अंडधानी में इन दरारों द्वारा पुमणु तैरते हुए अंडधानी तक प्रवेश करते हैं। उन दरारों से क्या होगा, पुमणु क्या है, अंडधानी के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। पुमणु व अंड के संयोजन से निषिक्तांड बनता है। भाई जैसे ही पुमणु और अंड मिलेगा, निषेचित हो जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, युग्मनज या बोल दो निषिक्तांड। ठीक है, अब देखिए इसका निषिक्तांड कैसा होगा। निषिक्तांड की संरचना एक मोटी भित्ति वाले दृढ़ फल के समान होती है। एक ऐसा फल जिसके ऊपर एक मोटी भित्ति लगी हुई है, कुछ इस प्रकार की संरचना होती है निषिक्तांड की। विभिन्न जातियों में इनका रंग पीला, लाल अथवा भूरा होता है। भाई अलग अलग जाति में इनका कलर अलग अलग पाया जा सकता है। कैसा, रंग पीला हो सकता है, लाल हो सकता है, या फिर भूरे रंग का हो सकता है। इसकी सेल वॉल 4 परतों में विभेदित होती है।
इसकी जो कोशिका भित्ति है वो 4 परतों में विभेदित होगी, जिसमें से 2 बाह्य परत वर्णकित, वर्णकित का मतलब कलरफुल, ठीक है। तो भाई इसकी जो 2 बाहर की परतें हैं वो तो कैसी होंगी, वर्णकित होंगी, मतलब कि कलरफुल होंगी, और 2 आंतरिक परत कैसी होगी, रंगहीन होगी, मतलब कि कलरलेस होंगी। निषेचन के बाद निषिक्तांड कुछ समय शिथिल नली कोशिकाओं के बीच रहता है, परंतु बाद में यह मुक्त होकर जल में की तली में बैठ जाता है। भाई ये जो संरचना है देखो, इसमें क्या है कि ये नली कोशिका और ये पूरा सिस्टम बाद में हट जाएगा, और ये पूरा क्या बन गया है, निषेचन के बाद ये निषिक्तांड बन गया है। तो ये क्या होगा, जल की तली में, पानी की जो तली है उसमें बैठ जाएगा। यह निषिक्तांड की विश्राम अवस्था होती है। भाई अब इसका अंकुरण है ना, जब इसका फेवरेबल मौसम आएगा, मतलब कि इसका जो क्या बोलते हैं, अनुकूल समय आएगा, उस टाइम इसका अंकुरण होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए ये किस में चला जाएगा, विश्राम अवस्था में चला जाएगा, तथा इसकी अवधि वातावरणीय दशाओं पर निर्भर करती है। भाई अब कितने टाइम तक विश्राम अवस्था में रहेगा, ये डिपेंड करता है उसकी वातावरणीय दशाओं पर कि बाहर का वातावरण कैसा है। जितना जल्दी उसको फेवरेबल मतलब वातावरण मिलेगा, उतनी जल्दी ही वो क्या कर लेगा, अंकुरित हो जाएगा। अब देखिए निषिक्तांड का अंकुरण। अब हम देखते हैं निषिक्तांड का अंकुरण कैसे होगा। विश्रामावस्था के बाद निषिक्तांड का द्विगुणित केंद्रक के अर्धसूत्रण से 4 अगुणित केंद्रक बनते हैं। भाई अब हमारे पास जो निषिक्तांड है वो द्विगुणित संरचना हो चुकी है, क्योंकि पुमाणु X और अंड X मिलके 2X बना चुके हैं, ठीक है। जबकि हमें कारा का जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसा चाहिए, X चाहिए। तो हमें क्या कराना पड़ेगा, निषिक्तांड में अर्धसूत्रण कराना पड़ेगा, ठीक है। तो विश्रामावस्था के बाद यहाँ पे क्या होगा, अर्धसूत्र विभाजन होगा और 4 अगुणित केंद्रक हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ एक अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा निषिक्तांड 2 असमान कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, ठीक है। भाई यहाँ पे अब क्या होगा, विभाजन होगा और उससे 2 असमान कोशिका बनेंगी, मतलब बराबर कोशिका नहीं बनके असमान कोशिकाएं बनेंगी, ठीक है। आगे देखिए, इन बनी कोशिकाओं में से ऊपरी कोशिका में एक अगुणित केंद्रक होता है, जबकि निचली बड़ी आधारी कोशिका में 3 अगुणित केंद्रक होता है। हमारे पास 4 अगुणित केंद्रक थे, तो ऊपर वाली जो कोशिका बनेगी उसमें 1 केंद्रक रह जाएगा, और नीचे वाली कोशिका में हमारे पास 3 अगुणित केंद्रक आ जाएंगे। मसूराकार कोशिका जिसमें 1 केंद्रक है, भाई जो 1 केंद्रक वाली कोशिका है ऊपर वाली, उससे तो मूलाभासी प्रारंभिक तथा प्रथम तंतु प्रारंभिक कोशिकाएं बनती है, ठीक है। और इन कोशिकाओं से प्राथमिक मूलाभास तथा प्राथमिक प्रथम तंतु का विकास होता है। भाई जो हमारे पास ऊपर वाली 1 केंद्रक वाली कोशिका थी, उससे क्या बन जाएगा, मूलाभास भी बनेगा और प्राथमिक प्रथम तंतु जो है ना उसका भी निर्माण हो जाएगा, और इसी से ही मतलब ये वृद्धि और विकास करके पूरा प्लांट बना देंगे। यह तंतु पर व परसंधियों में विभेदित हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रथम तंतु बन गया, अब इसमें पर और परसंध्या बन जाएगी, और ये क्या हो गया, एक नया कारा का प्लांट तैयार हो गया, या शैवाल बोले हम, तैयार हो गया। अब देखो इसका पीढ़ी एकांतरण, इसका पीढ़ी एकांतरण कैसे होगा, कारा का पादपकाय अगुणित होता है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि X और X के मिलने से 2X बन जाता है, लेकिन मेन प्लांट बॉडी कैसी है, X प्रकार की है, इसीलिए तो हमने अर्धसूत्रण कराया है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यही तो बोल रहे हैं, कारा का पादपकाय अगुणित होता है। इसमें द्विगुणित प्रवस्था केवल निषिक्तांड में ही पाई जाती है, आपको अभी जस्ट मैं पीछे बता चुकी हूँ। निषिक्तांड के अंकुरण के समय द्विगुणित केंद्रक में अर्धसूत्र विभाजन होता है, जिसमें अगुणित प्रावस्था पुनः प्राप्त हो जाती है। निषिक्तांड का जब अंकुरण हुआ है उस समय क्या हुआ, इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, जिससे हमें क्या मिल गई, अगुणित प्रावस्था फिर से मिल गई है। कारा में अगुणित प्रावस्था प्रधान होती है, यही तो मैं बोल रही थी कि कारा में जो मेन प्लांट बॉडी होती है अगुणित अवस्था में होती है, इसलिए अगुणित प्रावस्था कैसी है, प्रधान है। अब देखो कारा का जीवन चक्र देखो, ये देखिए,
ये एक कारा प्लांट है, ठीक है। इसमें पहले तो कायिक जनन, एमाइलम तारे, पत्र प्रकलिकाएं, अनियमित पत्र प्रकलिकाएं और द्वितीयक प्रथम तंतु से क्या होगा, इसमें कई प्रकार का जनन हो जाएगा। अब हम अगर इसके लैंगिक जनन की बात करें तो इसके लैंगिक जननांग कौन से होंगे, ग्लोब्यूल जो कि नर जननांग है, न्यूक्लियल जो कि मादा जननांग है। दोनों ही कैसे हैं, जब मेन प्लांट बॉडी एगुणित है तो ये भी कैसे होंगे, एगुणित। इसमें मतलब कि ग्लोब्यूल में क्या बनेंगे, पुमणु बनेंगे, न्यूक्लियल में क्या बनेंगे, अंड बनेंगे। इनके संयोजन से मतलब कि निषेचन हो गया। संयोजन का मतलब निषेचन। संयोजन से हमें 2x, x प्लस x 2x निषिक्तांड प्राप्त हो चुका है। आगे निषिक्तांड में हमने क्या कराया था, देखो यहाँ पे हम बता रहे हैं ना कि भाई निषिक्तांड के अंकुरण के समय क्या होगा, अर्धसूत्रीय विभाजन होगा। ये देखिए निषिक्तांड के अंकुरण के समय अर्धसूत्रण हुआ और प्राथमिक प्रथम तंतु हमें मिल गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये कैसा होगा, हमारे पास x होगा, मतलब कि अगुणित होगा। इससे हमें द्वितीय प्रथम तंतु प्राप्त हो जाएगा और हमें वापस से एक नया कारा प्राप्त हो जाएगा। यही है इसका जीवन चक्र और यहाँ पे कारा होता है समाप्त। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अगला शैवाल। थैंक यू।